तो हाय स्टूडेंट, देखते हैं आज हम तुम्हें जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के लिए जो अनसॉल्व पेपर होता है गणित होने के पश्चात आप सभी स्टूडेंट यानी गणित को सॉल्व कर चुके होंगे और उसके बाद जो अनसॉल्व पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए सॉल्व किया जाता है वो अच्छे से अंक प्राप्त करने के लिए आज से मैं उस अनसॉल्व पेपर को जो HM का तुम्हारा जो अनसॉल्व पेपर आता है 10th क्लास के लिए हाई स्कूल की परीक्षा के लिए मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए जो HM का जो अनसॉल्व पेपर आता है आज से मतलब डेली आंसर पेपर को सॉल्व कराऊंगा जिससे आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकें और पेपर के पैटर्न को समझ सकें। तो इसमें सबसे पहले पेपर के अंदर आता है तुम्हारा 20 नंबर का विकल्प। प्रत्येक विकल्प मतलब 1 नंबर का होता है। तो आज से हम पहले विकल्प सॉल्व करेंगे, उसके पश्चात में अगले सेट इसी सेट के जो तुम्हारे क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा सेट नंबर DB। जो पहला सेट बना था तुम्हारा सेट नंबर DB नंबर 1 यानी सेट नंबर DB और नंबर 1 है उसका जो पहला मतलब 2023-2024 का जो सेट नंबर DB पहला है उसका पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है तुम्हारा कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए मतलब किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए इनमें से नंबर A बराबर मासा ब्रैकेट में A, B इंटू B और विकल्प नंबर B है A इंटू B लासा इन ब्रैकेट में A ऑफ B। अब नंबर C है B बराबर मासा A ऑफ B इंटू लासा A ऑफ B। अब नंबर विकल्प D है A इंटू B बराबर मासा A ऑफ B इंटू लासा A ऑफ B। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यहाँ इसमें जो पहली संख्या है तुम्हारी वो क्या है A दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है तुम्हारी जो दूसरी संख्या है B, जो दूसरी संख्या तुम्हारी है वो मतलब B दे रखी है। तो A और B का जो तुम्हारा मासा होगा वो क्या होगा A ऑफ B और लासा होगा A ऑफ B। तो इसमें क्या तुमने पढ़ा होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है मासा इंटू लासा। तो इसमें पढ़ेंगे पहली संख्या कौन सी तुम्हारी A है इंटू B, दूसरी संख्या है B। तो मासा तुम्हारा क्या होगा मासा होगा AB का मासा ऑफ A ऑफ B इंटू लासा होगा वो भी A ऑफ B होगा लासा इंटू A ऑफ B। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से ये बन जाता है A इंटू B इज इक्वल टू मासा ऑफ A ऑफ B इंटू लासा A ऑफ B। यानी सूत्र होता है तुम्हारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। उसी के आधार पर ये बना है A इंटू B इज इक्वल टू मासा A ऑफ B इंटू लासा A ऑफ B। तो ये विकल्प देखेंगे इन चारों में कौन से मिल रहा है विकल्प नंबर D मैच कर रहा है A इंटू B इज इक्वल टू मासा A ऑफ B इंटू लासा A ऑफ B। तो तुम्हारा विकल्प नंबर D है वो आसानी से करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। तुम्हारा जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा विकल्प नंबर D सही हो जाएगा। आप होमवर्क शीट में D विकल्प को चूज कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक शून्यंतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल है। तो एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है और एक पूर्ण संख्या है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी परमेय संख्या को यानी किसी परमेय संख्या में अगर हम प्लस कर दें अपरमेय संख्या को प्लस करते हैं तब भी क्या आती है तुम्हारी यानी अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी परमेय संख्या में अगर हम अपरमेय संख्या को माइनस कर दें तब भी तुम्हारी क्या प्राप्त होगी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर हम परमेय संख्या में गुणा कर दें अपरमेय का तब भी तुम्हारी अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हम परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का भाग दे दें, क्या दे दें अपरमेय संख्या का भाग दे दें तब भी तुम्हारी क्या होगी अपरमेय संख्या ही आएगी। तो यही कंडीशन है तुम्हारी कि परमेय संख्या में अगर हम अपरमेय संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यानी यही प्रश्न था, एक शून्यंतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल कैसा होता है तुम्हारा अपरमेय संख्या होता है। यानी विकल्प नंबर तुम्हारा B चूज कर लेंगे और टिक कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि m का मान 5 दिया हो और n बराबर m+7 दिया हो तो रूट के अंदर m² + n² का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले हमें दिया हुआ है m बराबर 5। अब यहाँ से n निकालेंगे तो हमें पता है m का मान दिया है 5 लगाएंगे +7 तो n का मान प्राप्त कर लेंगे
5 और 7 जोड़ कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 है, यानी m का मान 5 है तो n का मान कितना निकलेगा 12। तो ये m का बराबर 5 इसमें लगाएंगे और n का मान भी 12 इसमें लगाएंगे। तो लगाओ क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर m के स्थान पर लगाओ 5 तो 5 का वर्ग प्लस n के स्थान पर लगाएंगे 12 तो 12 का वर्ग। तो क्या होगा 5 का वर्ग कितना होता है तुम्हारा 25 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। 25 और 144 जोड़ेंगे कितना आएगा 169 और 169 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कहाँ है, 13 विकल्प नंबर सी में है। यानी प्रश्न नंबर 3 का आंसर है वो 13 है, वो विकल्प नंबर सी में हमें मिल रहा है। अतः विकल्प तुम्हारा सी सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि दो संख्याओं का मासा 27 है और तथा उनका जो लासा है एलसीएम वो 62 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी मासा कितना दिया है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, भी लिखा था हमने ऊपर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। तो लिखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। तो देखते हैं इसमें हमें पहली संख्या कितना दिया है, मतलब एक संख्या कितना दिया है 54, तो 54 लिख देंगे इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा कितना दिया है तुम्हें 27 दिया है इंटू लासा कितना दिया है 62। तो क्या करेंगे काटेंगे हम 27 एकन 27 और 27 दूनी 54, 2 से ये काट देंगे 62, 2 3 6 2 एकन, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बची यहाँ 31 एकन 31। तो तुम्हारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। तो विकल्प नंबर कौन सा है, बी नंबर विकल्प सही है जिसमें तुम्हारा 31 आंसर दिया गया है। तो हम इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी विकल्प को चूज कर देंगे और गोला कर देंगे। अब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रैखिक समीकरण 6x - 7y बराबर 1 तथा 3x - 4y बराबर 5 के हैं। यानी ये दोनों समीकरण दे रखे हैं तुम्हारे, दो चर वाले समीकरण हैं। इनसे हम पहचानेंगे कि एक अद्वितीय हल है कि दो हल है या अपरिमेय रूप से अनंत हल है या कोई हल नहीं है। तो तुम देखा होगा कि 3 कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है तुम्हारी ये वाली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तुम्हारी होती है अद्वितीय हल की कंडीशन। किसकी होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन। और एक कंडीशन बनती है तुम्हारी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तुम्हारी होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की, अपरिमित रूप से अनेक हल की होती है। अगर तीसरी कंडीशन है तुम्हारी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन होती है तुम्हारी कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। यानी 3 कंडीशन होती है तुम्हारी। अगर पहली कंडीशन बन जाती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। अगर दूसरी कंडीशन बन जाती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो इस स्थिति में तुम्हारा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर तीसरी कंडीशन बन जाती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इस कंडीशन में तुम्हारी कोई हल नहीं होता है। तो इसी में देखेंगे तुम्हारा यहाँ पर a1 होता है x का गुणांक और y गुणांक होता है आगे पहले समीकरण में b1 और बकाया होता है c1 को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पर a2 यहाँ से b2 और 5 इधर पक्षांतर कर लो c2 मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर a1 6 मिलेगा और यहाँ पर a2 कितना मिल जाएगा 3। अब यहाँ देखेंगे b1 कितना मिलेगा तुम्हारा -7 और b2 कितना मिलेगा -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तुम्हें पता है 6 और 7 बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं होंगे तो कंडीशन किस में बन रही है तुम्हारी, पहली कंडीशन बन रही है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या कंडीशन है तुम्हारी अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। तो आपको विकल्प में कहीं दिख रहा होगा अद्वितीय हल इस प्रश्न में, हाँ दिख रहा है विकल्प नंबर ए में। विकल्प नंबर ए में लिखा है एक अद्वितीय हल है। तो आप इन 5 प्रश्नों के जवाब अच्छी तरह समझ सके होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करें अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करें। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं जो तुम्हारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो विकल्प में नंबर ए में दिया है ±1, विकल्प नंबर बी ±2, विकल्प नंबर सी ±3, विकल्प नंबर डी ±4। अब देखते हैं इसका मान क्या निकलेगा। तो इसे लिखेंगे यहाँ पर 1/x² + 5 = 1/9।
तो हम इस कैंची गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा करो इसमें, तो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 9 का एक में करेंगे तो 9 एकम 9, यानी जब सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा किया एक में तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, 9 का एक में गुणा किया तो 9 एकम 9 हो गया। तो प्लस का 5 इस तरफ पक्षांतर करोगे तो क्या होगा तुम्हारा 9 माइनस 5। जब 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4। तो क्या होता है एक्स बराबर, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है। तो 4 का वर्गमूल तो तुम्हारा 2 ही होता है। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, लेकिन जब भी वर्गमूल ज्ञात करते तो प्लस माइनस का आता है। तो प्लस माइनस का 2 विकल्प कौन सा है तुम्हारा, प्लस माइनस का विकल्प नंबर बी है। तो इस आंसर का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, जैसे कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो तुम्हें माइनस 2 दिया है, जो माइनस 2 दिया है वो क्या है, इस समीकरण का यानी x का मान है। तो x की स्थान पर क्या लगाएंगे माइनस का 2, यानी x की स्थान पर इसमें माइनस 2 लगाएंगे तो क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0। p इस तरफ पक्षांतर कर लो तो p बराबर 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो p बराबर कितना आएगा आंसर 0। तो आपका आंसर इसमें जो आंसर p का मान आया 0, तो p का मान किस विकल्प में है 0, विकल्प नंबर ए में है। तो आपका आंसर ए मतलब करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप देखते क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी के, तो तुम्हारा जो विकल्प नंबर 8 है, समांतर श्रेणी x माइनस 7 x माइनस 2 और x प्लस 3 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपका इस श्रेणी में जो पहला पद है, प्रथम पद है, वो कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना मिल रहा है हमें x माइनस 7, और यहीं पर जो d निकालेंगे सर्वांतर वो होता है, यानी ये फर्स्ट पद है, ये तुम्हारा कौन सा दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से जब पहला पद माइनस करते हैं तो हमें सर्वांतर ज्ञात हो जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो जाता है। तो दूसरा पद कितना है x माइनस 2, इसी में से माइनस करेंगे x माइनस 7। तो d बराबर x माइनस 2, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x, ये माइनस क्या करते हैं कि प्लस की, यानी प्लस की x और माइनस की x कट जाएगी। तो d 7 में 2 घटाएं कितना आएगा 5, यानी d बराबर तुम्हारा 5 आ गया। निकालना कौन सा हमें 10वां पद निकालना, तो n बराबर यहाँ कितना मिल रहा है 10। एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा nth टर्म वाला, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा टर्म निकालना है 10वां निकालना है, 10 लगा देंगे बराबर a का मान कितना दिया है ऊपर x माइनस 7 प्लस n का मान कितना है 10 लगाएंगे यहाँ पर माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाला है 5। तो a 10 होगा तुम्हारा x माइनस 7, 10 में तो एक माइनस करेंगे कितने बचेंगे 9 इंटू 5, x माइनस 7 ऐसे लिखेंगे 9 पंजे 45, a 10 x ऐसा ही लिखते हैं 45 में जब आप माइनस के साथ करोगे कितने बचेंगे, मतलब 15 में 7 के कितने बचेंगे 8, और यहाँ पर कितने बचे 3, यानी 38 बचेंगे। तो x माइनस 38 तुम्हारा आंसर आ रहा है, जो यानी 10वां पद है इस श्रेणी का, वो कितना है x माइनस 38 है। तो x माइनस 38 किस विकल्प में दिख रहा है तुम्हें, नहीं यहाँ पर x माइनस 38 क्यों होगा, मतलब 45 साथ घटाओ तो प्लस का 38 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 38, जब हम 45 में थे मतलब माइनस का 7 घटाएंगे तो प्लस के तो ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस के बचेंगे तो प्लस का 38 हो जाएगा। तो x प्लस 38 विकल्प में देखेंगे, विकल्प नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा। तो 8वें प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर बी x प्लस 38। अब देखिए 9वां क्वेश्चन तुम्हारा, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी एक प्रश्न दिया है, जो x अक्ष पर बिंदु होता है वो मानते हैं हम a,0, क्या मानते हैं a,0, और जो दूसरा बिंदु है ये तुम्हारा 2,-5 और अगला बिंदु है -2,9, यानी इस बिंदु की दूरी इसके साथ और इस बिंदु की इसके साथ,
यानी दोनों की दूरियां वो कैसी हैं, समान हैं। तो तुमने सूत्र पढ़ा ही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, a1। तो यहाँ पर a1 मतलब x1 कितना दिया, a दिया है, a लगाओ यहाँ पर। पहले हम इसके साथ निकालेंगे, तो माइनस जो तुम्हारा x2 है वो कितना 2 दिया है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो y1 है वो कितना दिया है तुम्हारा 0, यानी ये वाला x1 माना जाए, ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। तो इस सूत्र के स्थान पर लगाएंगे, x1 यहाँ पर दिख रहा है तो x1 के स्थान हमने a1 की मतलब x1 पर लगाई है और फिर माइनस सेम लिख दिया, और x2 के स्थान 2 लगा दिया, फिर प्लस लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में y1 का मान कितना दिया 0, फिर यहाँ पर कितना माइनस लगाएंगे और y2 का मान कितने माइनस के 5, ये माइनस का 5, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसी के साथ हम इसका और इसके साथ करेंगे, यानी x2 y2 इसे मानेंगे। तो यहाँ पर x1 का मान कितना दिया a और x2 का मान माइनस के 2 है, ये माइनस और ये वाले माइनस कितने प्लस की हो जाएगी प्लस। अब देखेंगे y1 कितना दिया यहाँ पर 0 माइनस y2 का मान कितना दिया है 9, तो 9 यहाँ पर लगाएंगे। तुम्हें पता है दोनों पक्षों रूट काट देंगे। अब यहाँ पर a-2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही बचेगा, 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो ये वाली संख्या इस तरफ पक्षांतर करो, ये वाली इस तरफ, तो a-2 का होल स्क्वायर माइनस a+2 का होल स्क्वायर। 9 का वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा 81, ये प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी माइनस की, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो हमने पढ़ा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस का b और a माइनस का b। तो यहाँ पर a के स्थान पर a-2 लगा देंगे, b के स्थान पर a+2 लगा देंगे। लगाओ यहाँ पर a-2 प्लस a+2, a-2 b के स्थान पर लगाएंगे, माइनस का अंदर बड़ा हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2। और अब 81 में 25 माइनस करो कितना है, 11 में 5 गए 6, 7 में 2 है 5। तो यहाँ से देखते हैं कि a से a कट गया प्लस माइनस का, और 2 से 2 कट गया, 1 है और 1 जोड़ेंगे कितने 2 हो जाएंगे, और 2 और 2 जोड़ेंगे कितने माइनस के 4 हो जाएंगे 56। तो 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा 56, 8 सत्ते 56, ये माइनस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर कितना आएगा माइनस का 7। तो a का मान कितना आया तुम्हारा -7। तुमने बिंदु कौन सा माना है, यहाँ पर बिंदु माना है हमने a,0। तो तुमने a का मान कितना ज्ञात कर लिया है -7, और 0 तो पहले से ही था, तो -7,0 ये तुम्हारा आंसर आ रहा होगा विकल्प में। विकल्प में आ रहा होगा -7,4। तो विकल्प -7,4 कहाँ पर है, विकल्प नंबर बी है। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC है वो किस प्रकार का, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं A और B और AC कैसी हैं, बराबर हैं। तुमने देखा होगा कि ये त्रिभुज है तुम्हारा एक ABC, उसने बोल दिया AB भुजा ये वाली और AC भुजा ये वाली कैसी, बराबर है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर भुजा के सामने वाला कोण कैसा होता है, बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, बराबर, यानी कोण B है और कोण C कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण B बराबर कोण C। तो आपका ये विकल्प में कहीं मिल रहा है कोण B बराबर कोण C, हाँ विकल्प नंबर C में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा मतलब विकल्प C सही हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को आसानी समझ चुके होंगे, इन्हें आसानी से रिवीजन करें जिससे विकल्प परीक्षा में 20 में 20 मार्क आप प्राप्त कर सकें। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं जो तुम्हारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सेट का, जो 11वां क्वेश्चन है उसे सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि इनमें से जो ये जो कोण है तुम्हारा, वो ये त्रिभुज है वो किस त्रिभुज, मतलब ये कोण है जो त्रिभुज दिया है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यानी यहाँ पर पूछा गया है जो तुम्हारा कोण
बी है वो कौन कितने अंश का है, यानी जो कोण बी है वो कितने अंश का पूछा है, कितने अंश का है वो पूछा गया है। तो देखेंगे इसमें तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 12। तो यहाँ पर बना लें समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी और सी, यानी ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज मानते हैं। तो ए बी जो सबसे बड़ी भुजा है उसे मानेंगे हम कर्ण, और उससे छोटी भुजा को मानेंगे हम लंब, और उससे छोटी भुजा को मानेंगे क्या, बी सी को आधार। तो लगाएंगे पाथागोरस प्रमेय, क्या होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये तुम्हारी कर्ण है, ये तुम्हारी लंब है, ये क्या है तुम्हारी आधार है। तो लगाओ तो इसमें, तो कर्ण 12 का वर्ग, लंब 6√3 का वर्ग, और आधार कितना है तुम्हारा 6 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होगा 144, 6 का वर्ग 36, रूट हट जाएगा यहाँ पर, 6 का वर्ग 36, 144 इससे ही लिख देंगे, 3 18 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10 प्लस 36। अगर इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 144 आएगा, यानी 144 बराबर 144। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की भुजाओं में कौन सी प्रमेय लग रही है, पाथागोरस प्रमेय लग रही है। जब किसी त्रिभुज में पाथागोरस प्रमेय लग जाती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यह प्रकार समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसका जो बी कोण होगा कितना हो जाएगा 90 अंश, यानी जो पाथागोरस प्रमेय लगती है वो समकोण त्रिभुज लगती है। तो इसमें जो कोण बी है वो कितना होगा तुम्हारा 90 अंश का हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, विकल्प नंबर बी सही है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो तुमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चतुर्थांश में कि ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। इसमें चिन्ह होते हैं तुम्हारे प्लस प्लस, इसमें होते हैं माइनस प्लस, इसमें होते हैं माइनस माइनस, इसमें होते हैं प्लस और माइनस। तो देखेंगे कौन सा बताया, तीसरा बताया। तीसरे में चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, यानी बोल दिया उसने तृतीय चतुर्थांश में। तो दोनों यानी भुज पर भी माइनस हो, कोट पर भी माइनस हो। विकल्प नंबर कौन सा है, सी है, जो कि भुज और कोट दोनों पर माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि विकल्प नंबर सी में -3 है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी बिंदु पी के निर्देशांक होंगे वो -3 हो जाएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर कॉस ए, तो यहाँ गुणा 1 लिख लेंगे, कॉस ए का इस तरफ भाग लगाएंगे तो साइन ए बट्टे कॉस ए हो जाएगा। तो तुम लोग जानते ही हो कि साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन ए होता है बराबर 1। तो तुमने देखा होगा जो सारणी होती है, जो तुम्हारी अंशों वाली सारणी है, उसमें क्या होता है, जो टेन की सीध पर 1 होता है वो टेन 45 पर होता है। कितने अंश पर होता है, टेन 45। तो 10 से 10 कट जाएगी, तो यहाँ पर ए का मान होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 अंश। तो देखते हैं 45 अंश क्वेश्चन नंबर 13 किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी यानी 45 अंश हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी ए बराबर 30 दिया है। कितना दिया, ए बराबर 30। तो ए बराबर 30 इसमें लगा दो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। तो तुम लोग जानते ही हो कि 1 प्लस 10 30 का मान जो होता है वो कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस कॉट 30 का भी मान कितना होता है, यानी √3 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 का वर्ग 1 रूट हट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे रूट हटेगा यहाँ पर 3, तो मालूम यहाँ पर 1 मानेंगे, 3 एकन 3 हो जाएगा, प्लस 1 एकन 1/3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 1 4 हो जाएगा, बट 3/4/1, 4 से 4 काटोगे एक बार तो ऊपर बचेगा 1/3। तो यहाँ पर जो आंसर होगा तुम्हारा 1/3 हो जाएगा। तो तुम्हारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो आप देखते हैं जो गोले की त्रिज्या कितने की बताइए, दोगुनी बताइए। तो गोले की त्रिज्या कितनी देखेगी तुम्हें, आर बराबर दोगुनी कर दी जाए, यानी दोगुनी की जाएगी। तो तुम्हें पता है पहले तो आर है, अब वर्तमान में आर कितनी हो जाएगी 2r। तो हम इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो पहले तो क्या होगा तुम्हारा a' वो हो जाएगा तुम्हारा क्या 4πr²। अब नया कितना होगा a', वो होगा तुम्हारा 4πr के स्थान पर लगाएंगे 2r, तो 4π
2 का वर्ग कितना होगा 4 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ए डबल डैश 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4। तो देखेंगे जो तुम्हें पता ही है कि ए डबल डैश हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जो 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया है तुम्हें, ए डैश दिया है, तो 4 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ए डैश लिख देंगे। तो यहाँ पर जो परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, देख लो, ए डबल डैश बट्टे ए डैश बराबर 4। तो हमें इसे प्रतिशत में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, यानी वृद्धि पूछा है। पहले वृद्धि कितनी हो जाएगी वैसे, अगर वृद्धि निकालेंगे, ये तो अनुपात हो गया इसका 4:1, लेकिन हमें वृद्धि पूछी गई, तो वृद्धि निकालेंगे तो कितना होगा इन दोनों की वृद्धि, तो 4 माइनस का 1 बटे 1 इंटू 100। ये प्रतिशत में चेंज करना है। 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 बट्टे 1 इंटू 100। तो 100 का 3 में गुणा करेंगे 100 या 300। तो इसकी जो वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 300% हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी सही है। क्योंकि जो 15वां क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखते हैं, यह सूर्य का उन्नतांश कोण यानी उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है। तो देखेंगे ये तुम्हारा ए बी सी, यानी ए बी क्या एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी 30 मीटर, और इसका कोण कितना दिया है 60 अंश है। तब क्या पूछी गई है, मीनार की ऊंचाई एच पूछी है। तो तुम दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल ए बी सी में जो लंब है एच दिया है, आधार है वो 30 दिया है, और थीटा वो कितना 60 दिया है। लंब बट्टे आधार जानते हो टेन थीटा होता है, टेन थीटा लंब बट्टे आधार होता है, तो 10 ऐसे ही लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 लगाएंगे और लंब की वैल्यू एच बट्टे 30। तुम लोग जानते हैं 60 का मान कितना होता है रूट एच बटे 30, कैसे गुणा करोगे तो एच और कितना होगा 30√3 मीटर। जो तुम्हारी ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 30√3 मीटर हो जाएगी। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। यानी इसमें समांतर माध्य पूछा गया है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता दे रखे हैं। तो वर्ग अंतराल से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पर लिखेंगे इसका जो माध्यमान होगा, मध्यमान यानी x, यहाँ से निकलेगा बारंबारता f। तो वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ पर पहले 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा f। तो देखेंगे यहाँ पर जो बारंबारता है तुम्हारी पहले 3 है, फिर कितनी 1 है, फिर कितनी है 5 है, फिर कितनी है 4 है, फिर कितनी है 7 है। तो यहाँ पर जो इसका मध्यमान होता है, जो मध्यमान निकालते हैं x, वो इस तरह निकलता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2 आएगा, और 2 का आधा करेंगे कितना 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, 8 और 6 जोड़ेंगे कितना 14, 14 कितना हो जाएगा आधा 7, और 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 कितना आधा हो जाएगा मतलब 9। इस तरह आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे हम, यानी f इंटू एक्स, यानी f का x में गुणा करेंगे, मतलब इसका x में गुणा कर देंगे। जब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अब इस 3 का और इस 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, इस 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25, 7 का 4 में गुणा करेंगे 7 चौक 28, और 9 का 7 में करेंगे 9 सत्ते 63। तो क्या हुआ, यहाँ पर सिग्मा f निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा सिग्मा fx। तो जोड़ो इन सबको, सिग्मा का मतलब होता है योगफल ज्ञात करेंगे। जिससे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 7 कितना होगा तुम्हारा 20। यानी जब हम सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा f आएगा 20। अब सिग्मा fx जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 8 हो जाएगा तुम्हारा 19, 19 और 3 22, हासिल 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 4, 2 6, 6 और 6 12। तो यहाँ से निकालेंगे तुम्हारी जो माध्य होगा, माध्य यानी एक्स बार होता है प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो यहाँ कितना सिग्मा एफ एक्स 122 बट्टे 20, 2 से काटो 2 ढाई के 20, 2 सिंग 12 2 1 2, यहाँ पर बचेगा 61 बट्टे 10। तो तुम्हें पता है 61 हम ऐसे ही लिख लेंगे, 0 1 है तो 1 अंक लगाएंगे, तो यहाँ पर 6.1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
यानी 17 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा विकल्प, वो विकल्प दिए गए हैं। तो इसके जो विकल्प हैं, इस प्रश्न के जो विकल्प नंबर 1, पहला विकल्प है इसका 4.2 और दूसरा बी विकल्प है इसका 5.4 और सी विकल्प है इसका 6 और नंबर डी विकल्प इसका है तुम्हारा 6.1। तो हम इसमें देखेंगे जो तुम्हारा आंसर कितना है 6.1। तो 6.1 किस विकल्प में, डी विकल्प में है, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 6.1 हो जाएगा। अब यहीं पर देखेंगे तुम्हारा माध्य कितना दिया है, माध्य इस प्रश्न में दिया है तुम्हारा 24.1 और बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया 28। एक सूत्र होता है तुम्हारा बहुलक बराबर होता है 3 गुणा, यानी बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो इसमें देखेंगे बहुलक कितना दिया है 28 और 3 इंटू माध्यक दे दिया है 2 इंटू माध्य कितना दिया है तुम्हें 24.1। 28 हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 माध्यक गुणा करोगे 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये वाली संख्या इस तरफ पच्छांतर कर लो तो क्या होगा यहाँ पर 3 माध्यक बराबर 28.0 प्लस ये माइनस संख्या उस तरफ चलाएगी जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 3 माध्यक बराबर जोड़ेंगे 0.2 और 8 जोड़ेंगे कितना हो 16, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7, यानी 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो गए, 8 8 16 हासिल 1, 4 2 1 4 और 2 6 और 1 7, 3 से काटेंगे ये 3 दूनी 6 और 5 15 और 3 चक 12, यानी जो माध्यक होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 25.4। तो इसका जो आंसर होगा 25.4 होगा। तो 25.4 18वें क्वेश्चन में किसमें, विकल्प नंबर सी में है, तो इसका आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे विकल्प मतलब क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसी की बारंबारता 11 है, इसकी बारंबारता 21 है, इसकी बारंबारता 23 है, इसकी बारंबारता 14 है, इसकी बारंबारता 25 है। तो उपयुक्त बारंबारता मल्टन बहुलक वर्ग कौन सा है, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता तुम्हारी 23 है। जिसकी बारंबारता जो सबसे बड़ी होती है उसी का वर्ग जो ऊपर वाला है वो क्या है, उसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। जिस पद की बारंबारता जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है तो वही वर्ग क्या हो जाता है, उसका बहुलक हो जाता है। तो 23 बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका जो वर्ग होगा बहुलक में वो 20 से 30 होगा। तो 20 से 30 कौन सा विकल्प नंबर 20 है ये। तो इसी तरह से विकल्प नंबर 20 देखेंगे, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच में कौन सा संबंध है। तो अभी हमने पहले लिखा है यहाँ पर सूत्र, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो इसमें देखेंगे कि बहुलक वाला तो तुम्हारे इसमें मैच ही नहीं कर रहा है। देखो बहुलक वाला 2 गुणा माध्य ये हो नहीं सकता, बहुलक बराबर 2 माध्य ये भी नहीं हो सकता है तुम्हारा, यहाँ से मैच ही नहीं कर रहा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम, यानी बहुलक, तो इसमें तो इसका एक सूत्र होता है तुम्हारा, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी मॉड मतलब मॉड बराबर 3 मीन माइनस के 2x बार। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, जो बहुलक होगा तुम्हारा वो इसमें जो, यानी इस विकल्प में तुम्हारा एक भी विकल्प सही नहीं मिल रहा है मुझे, यानी सभी विकल्प कैसे हैं तुम्हारे रॉन्ग हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी मॉड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 और मीन मतलब होता है माध्य, -2 इंटू एक्स बार मतलब होता है माध्य। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन का यही आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है, यानी ये भी गलत है ये भी गलत है, क्योंकि तुम्हें पता है बहुलक के साथ किसी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी गुणा हो रहा है, यहाँ पर गुणा आ रहा है, ये दोनों ही विकल्प, ये वाला भी गलत है ये वाला भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, या इंग्लिश में कह सकते हैं मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस के 2
मीन। इस तरह आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चनों को।